Okay. तो चलिए सबसे पहले साउंड का रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। साउंड एंड रेडियो एक्टिविटी मिला के अराउंड 12-15 मार्क्स आता है जनरली। एक ब्लॉक साउंड एंड रेडियो एक्टिविटी का मिला के दे सकते हैं। ठीक है। तो साउंड क्या हो गया? एनीथिंग विच प्रोड्यूसेस a sensation of hearing. Anything which produces a sensation of hearing. ठीक है। अ, जैसे साउंड को हम लोग जनरली फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर अगर देखा जाए, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ वेव। तो अगर फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे देखा जाए तो हम लोग उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तीन कैटेगरीज में। ठीक है। क्या है तीन कैटेगरीज? सबसे पहले आता है इंफ्रासोनिक, फिर आता है सोनिक, और फिर आता है अल्ट्रासोनिक। ठीक है। तो इंफ्रासोनिक क्या होता है? साउंड्स ऑफ लेस देन 20 हर्ट्ज। अल्ट्रासोनिक होता है साउंड्स ऑफ ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। एंड ये वाला 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच तक का। ठीक है। और एक और टर्म आता है, दैट इज सुपरसोनिक। तो सुपरसोनिक किसको कहते हैं? एवरीथिंग विच मूव्स विथ everything which moves with a speed greater than the speed of sound. Everything which moves with a speed greater than the speed of sound. Okay. Yeah. The speed of sound in air को generally we take as 330 मीटर पर सेकंड। ठीक है। सो अगर 330 मीटर पर सेकंड का स्पीड से ज्यादा से मूव कर रहा हो तो देन वी से दैट इट इज अ सुपरसोनिक। ठीक है। सो कुछ डेली फॉर्मूलाज हम लोग जो पढ़ चुके ऑलरेडी। v इज इक्वल्स टू f lambda, where v is the velocity, f is frequency, lambda is the wavelength, and f is equals to 1 by 3। ठीक है। अब जनरली वेव्स का दो फॉर्म्स होता है, दो तरीके से वेव्स फॉर्म होता है। दैट इज, एक होता है जिसमें कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन हो, कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन हो। ठीक है। और एक होता है विद क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। ठीक है। एक होता है विद क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। समझ में आया? तो कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन वाले को भी से एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, क्रेस्ट एंड ट्रफ्स को भी से एज ट्रांसवर्स वेव्स। ओके। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होता है? व्हाट आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, किसी को याद है? कि अगर वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स एंड द डायरेक्शन ऑफ वेव दोनों सेम हो, वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स, वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स। अगर वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स आर इन सेम डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। और वही अगर हम ट्रांसवर्स का बात करें तो दे आर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। वही अगर आई टॉक अबाउट ट्रांसवर्स वेव्स, so vibration of medium particles are perpendicular to vibration of medium particles are perpendicular to the direction of propagation of wave।
नेक्स्ट क्या आता है हमारा, आ जाता है हमारा एको पे। ओके, सो व्हाट इज एको? अगर हमारा साउंड कहीं से रिफ्लेक्ट बैक होके, अगर हमारा साउंड रिफ्लेक्ट बैक होके वापस सुनाई देता है, साउंड रिफ्लेक्ट बैक होके वापस सुनाई देता है, आप इंग्लिश में लिख लेना, ठीक है? दैट इज एन एको। ओके, सो साउंड हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए ऑब्जेक्ट आफ्टर द ओरिजिनल साउंड हैज सीज्ड। ओके, लिख लेना, आफ्टर द ओरिजिनल साउंड हैज सीज्ड। ठीक है, सो ह्यूमंस के लिए क्या रूल है? देयर शुड बी अ गैप ऑफ, there should be a gap of 0.1 seconds between two sounds to be able to hear them distinctly. इससे ही हमारा क्या रीजन आता है? मान लो यहाँ पे हमारा साउंड है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस डी है। सो एको के लिए अगर यहाँ से कोई चिल्लाएगा तो साउंड यहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट बैक होए, उसमें द मिनिमम टाइम गैप शुड बी 0.1 सेकेंड्स। सो यहाँ जाना और वापस आना, वी कैन से दैट टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 2d। दिस मस्ट बी वेलोसिटी इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। So 2D must be 340 into 0.1. So this is 34. So D must be equals to 17 meters. So मतलब this is the minimum distance for an echo. Okay. So यहाँ से important questions क्या बन सकता है? Conditions for formation of an echo. Conditions for formation of an echo. पहला, minimum distance between source and the obstacle must be 17 meters. ठीक है? This is the minimum distance that you should be there. Next, the size of the reflector, size of the obstacle या reflector कुछ भी बोला जाए, must be large enough as compared to wavelength of sound. अब छोटा सा कोई भी चीज रहेगा तो उससे नहीं होने वाला। Lastly, intensity of the sound should be high. Intensity of the sound should be high. Okay, अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होता है तभी एको फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? सो एको जनरली कहाँ यूज होता है? अगर किसी भी चीज को हम लोग को डेप्थ निकालना हो, एको में किसी भी चीज का अगर हम लोग को डेप्थ निकालना हो तो हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। या सिंपल सा एको से डेप्थ से ज्यादा हम लोग रेडी मूवी में सब देखा होगा, सलमान खान जब चिल्लाता है, ठीक है? तो वही है। चलो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट और क्या आ सकता है। इसका यूजर्स एंड ऑल थोड़ा देख लेना। सोनार सबको पता है क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है? और एको को हम लोग मेडिकल फील्ड में थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं, जैसे सोनोग्राफी वगैरह में, कि हम लोग के रिफ्लेक्ट साउंड का रिफ्लेक्शन होता है, उससे पता चल जाएगा कि कहाँ पे कुछ स्टोन्स एंड ऑल है ह्यूमन ऑर्गन्स में।
नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। नेचुरल वाइब्रेशंस। तो नेचुरल वाइब्रेशंस क्या होता है कि वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लग रहा है, दिस इज वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। ओके, वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड नेचुरल वाइब्रेशंस। और वही अगर नेचुरल वाइब्रेशंस के जगह अगर हम लोग डैम्प वाइब्रेशंस देखा था, डैम्प वाइब्रेशंस क्या हो जाएगा? वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी of decreasing amplitude. Okay, vibrations of a body of decreasing amplitude in presence of a resistive force. Okay, in presence of a resistive force, it's called damped vibrations. अगर ग्राफ देखा जाए तो नेचुरल वाइब्रेशन का कैसा रहेगा? ऑफ नॉन डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड हमेशा सेम रहेगा, ऐसा कुछ इस तरीका से। ठीक है, क्या होगा इसको बनाते हैं, ठीक है। और वही अगर डैम्प वाइब्रेशंस का देखा जाए, क्या रहेगा? इधर की इसका वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड रिड्यूस होता है। ठीक है, कुछ इस तरीका से। अब आ जाते हैं जो दो टॉपिक्स से जनरली क्वेश्चन आ सकते हैं, दैट इज फोर्स वाइब्रेशंस। ठीक है, फोर्स्ड वाइब्रेशंस। फोर्स वाइब्रेशंस क्या होता है? वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी, वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी which take place under the influence of a periodic force, externally periodic force, influence of an external periodic force। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अगर हमारा एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स भी है, उसमें जो वाइब्रेशन होगा दैट इज क्या हुआ, दैट इज कॉल्ड फोर्स वाइब्रेशंस। ठीक है, और इसी में अगर हम लोग का एक स्पेशल केस आता है, इसी में हमारा एक स्पेशल केस आता है। स्पेशल केस क्या है? इफ द frequency of external periodic force, if the frequency of external periodic force is equal to the frequency of the vibrating body, to the natural frequency of vibrating body, तब क्या होता है? एम्पलीट्यूड इज इंक्रीज्ड, एम्पलीट्यूड इज इंक्रीज्ड। इससे क्या होगा? लाउड साउंड इज हर्ड, लाउड साउंड इज हर्ड, एंड दिस इज नोन एज रेजोनेंस, दिस इज नोन एज रेजोनेंस। समझ में आया? अगर हमारा आवाज तेज हो जाए तो दैट इज नोन एज रेजोनेंस। क्लियर है?
अच्छा, क्या डाउट है इसमें देखो। अच्छा ये, नहीं कुछ नहीं है, ऐसा ही समझो ना। जैसे जो डाउट डाउट है ये वाला। यहाँ पे एक ऐसा वेव है, इसमें दो है, और इसमें तीन है, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, सिंपल बस वो याद कर लो कि ये 300, जैसे कि अगर एक फ्रीक्वेंसी है, पहले वाले को पहला वाले को भी जनरली से जिसमें एक कंप्लीट हुआ है, जैसे ये हाफ वेव है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल नोट। पहला वाले को हम लोग हमेशा प्रिंसिपल नोट बोला जाता है, जिसका फ्रीक्वेंसी हम लोग लेते हैं एफ। इसका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी 2f, इसका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी 3f। जस्ट ये एग्जाम्पल, और कुछ याद नहीं करना है इससे ज्यादा। यू जस्ट कैन नो कि पहला का फ्रीक्वेंसी एफ बोलते हैं, दूसरे को 2f, तीसरे को 3f। ठीक है, कि स्ट्रिंग में कैसे कैसे वाइब्रेशंस पॉसिबल है। तो प्रिंसिपल नोट हो गया, इसको बोल देंगे फर्स्ट सब्सिडियरी, इसको फर्स्ट सब्सिडियरी नाम दिया गया। और वो वाला हो जाएगा हमारा सेकंड सब्सिडियरी। यू कैन बस इतना सा जान लो काफी, और कुछ नहीं, जस्ट इसका नाम। इससे कोई क्वेश्चन जनरली नहीं आता है। ओके, फर्स्ट सब्सिडियरी, सेकंड सब्सिडियरी एंड थर्ड सब्सिडियरी। इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस। सो रेजोनेंस क्या हो जाएगा, अभी देखें हम लोग कि कब होता है रेजोनेंस, when the frequency of externally applied periodic force is equal to the natural frequency। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, कॉमन है एग्जाम्स में आने के लिए। ठीक है, मान लो ए बी सी डी, ठीक है, ये चार है। हम लोग ए को वाइब्रेशंस दिए, तो जब ए वाइब्रेट करेगा, अल्टीमेटली वाइब्रेट तीनों ही करेगा, अल्टीमेटली वाइब्रेट तीनों ही करेगा, बट बी एंड डी और ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, B and D are of different lengths, so they will have forced vibrations. They will have forced vibrations, and A and C are of same length. A and C are of same length. इसमें रेजोनेंस होगा, इसमें रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस होगा तो इसका मतलब क्या है कि A and C will vibrate with a large amplitude. A and C, they will vibrate with a large amplitude। ठीक है, इसमें और क्या होगा, when amplitude of A is maximum, when amplitude of A is maximum, amplitude of C will be minimum, C is minimum, and और इसका ही रिवर्स भी हो जाएगा, जब A मिनिमम है तब C मैक्सिमम। इसका ही रिवर्स भी हो जाएगा, जब A मिनिमम है तब C मैक्सिमम। कुछ इस तरीका से समझ में आएंगे सब। और एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जैसे रेडियोज में हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग को गाना सुनना रहता है, वी जस्ट लॉग इन, रेडियो को ट्यून करते हैं टू 98.5 हर्ट्ज। सुनते हैं ना, कि रेडियो मिर्ची का यही है। तो 98.5 हर्ट्ज क्या हो गया, एक तरह का फ्रीक्वेंसी हो गया। ये होता है हमारा चैनल का फ्रीक्वेंसी, ये होता है हमारा चैनल का फ्रीक्वेंसी। तो देखना, सिर्फ 98.5 पर ही हमें गाना सुनाई देगा। अगर हम लोग इसको 98.6 भी कर देते हैं तो हमारा गाना सुनाई नहीं देता है, क्योंकि 98.5 पर एग्जैक्टली मैच कर गया फ्रीक्वेंसी। अगर एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी मैच कर गया तो लाउड साउंड सुनाई देता है, और यहाँ पर वो लाउड साउंड हमारा गाना होता है।
समझ में आया? वैसे ही आजकल तो टीवी अगर आ गया, पहले क्या होता था, वो छत्ता पे टीना लगाया जाता था टीवी देखने के लिए, तो एक लड़का हमेशा कोई ना कोई ऊपर ही जाके खड़ा रहता था, टीना को सेट करते रहता था। वो टीना सेट करने या एक लंबा डंडा आता था, डंडा का लेंथ को चेंज करते रहता था, उससे फिर जिस पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी मैच करता था बोलते थे छोड़ दो वहां पे। ओके। मूवीज में देखे होंगे, पुराने मूवीज में ऐसे ही होता था कि छत्ता पे हम लोग को जाके टीना से चेंज करते रहना पड़ता था टीवी देखने के लिए भी। ओके। ओके। नेक्स्ट we come to characteristics of sound. Okay. Next we come to characteristics of sound. सबसे पहले आएगा क्या हमारा? लाउडनेस। ओके। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आएगा हमारा लाउडनेस। सो लाउडनेस क्या होता है कि अगर हमारा पिच और क्वालिटी, जैसे जनरली देयर आर थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे, लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। अगर पिच और क्वालिटी सेम है तो हमारा लाउड साउंड और फेंट साउंड को हम लोग डिफरेंशिएट कर पाते हैं विद हेल्प ऑफ लाउडनेस। ओके। क्या है? इट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। और अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड से, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड। अगर हमारा एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो लाउडनेस भी बढ़ता है। ओके। जैसे दो लोग चिल्लाएगा, मान लो आस्था का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होगा और निहल का एम्पलीट्यूड बहुत कम होगा, क्योंकि हम लोग लाउड स्पीकर एक ही जन को बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं हम लोग? लाउडनेस और किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? ठीक है। ये पहला फैक्टर था। दूसरा फैक्टर क्या बोल सकते हैं हम लोग? कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ओके। ऑफ सोर्स एंड लिसनर। ठीक है। अब अगर और एक क्या चीज पे डिपेंड कर सकता है हमारा? सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी से डायरेक्टली है। मान लो बड़ा सारा ड्रम को बजा रहे हैं और छोटा सा टेबल को बजा रहे हैं, तो ड्रम में ऑब्वियसली ज्यादा आवाज होगा क्योंकि उसका वाइब्रेटिंग बॉडी ज्यादा बड़ा है, उसका एरिया इज ज्यादा बड़ा। ओके। समझ में आया? अभी कौन? इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डेंसिटी। ये सभी क्वेश्चन आएगा, एकदम सिंपल सिंपल प्लेन क्वेश्चन आएगा। डेंसिटी ऑफ द मीडियम, अगर डेंसिटी ज्यादा, लाउडनेस भी ज्यादा, या प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस होगा तो ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या देख सकते हैं हम लोग? पिच। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक आ जाएगा यहाँ पर पिच। पिच क्या होगा? इट डिफरेंशिएट्स ग्रेव नोट एंड अ फ्लैट नोट, या एक्यूट श्रिल और ग्रेव, ऐसे ले लो। डिफरेंशिएट्स अ श्रिल वॉइस एंड अ फ्लैट वॉइस। ओके। डिफरेंशिएट्स अ श्रिल वॉइस एंड अ फ्लैट वॉइस। ये क्या होता है? डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी के
अगर हमारा लो पिच नोट है तो हम लोग उसको बोलते हैं फ्लैट नोट है। अगर हाई पिच है तो दैट श्रिल नोट। जैसे एग्जांपल ले लो, फ्रीक्वेंसी इसका ज्यादा है क्योंकि ये ज्यादा वेव्स बना रहे हैं सो दिस इज अ श्रिल वॉइस एंड दिस इज अ फ्लैट वॉइस। फ्लैट बोलो या इसको हम लोग और एक टर्म बोलते हैं ग्रेव नोट। ठीक है, श्रिल वॉइस एंड ग्रेव वॉइस। समझ में आया? अगर फ्रीक्वेंसी हमारा ज्यादा है तो दैट इज अ श्रिल वॉइस, फ्रीक्वेंसी हमारा कम है तो दैट इज अ ग्रेव वॉइस। ठीक है। अच्छा, एक चीज और होता है, हम लोग दो टर्म्स आते हैं, सब्जेक्टिव नेचर एंड ऑब्जेक्टिव नेचर। तो सब्जेक्टिव नेचर क्या होता है कि जो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। सब्जेक्टिव नेचर डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड ऑब्जेक्टिव नेचर इज समथिंग विच वी कैन कैलकुलेट, जिसका एक फिक्स्ड वैल्यू आएगा, दैट इज सेड टू बी ऑब्जेक्टिव नेचर। एंड सब्जेक्टिव नेचर डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। सो फ्रीक्वेंसी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वी से दैट frequency is objective in nature, frequency is objective in nature and pitch is subjective in nature। क्योंकि pitch हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, pitch हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, दैट इज सब्जेक्टिव इन नेचर। क्योंकि सब्जेक्टिव मतलब क्या हो गया कि हम लोग उसको, हर आदमी के लिए कुछ अलग है। मान लो कि बच्चे को कुछ अगर स्ट्रिल लग रहा है, हो सकता है बड़े को स्ट्रिल ना लगे। बच्चे लोगों का सेंसेशन बहुत हियरिंग का लो रहता है शुरू में, तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है हल्का सा भी तेज आवाज से, तो बट हमें उतना नहीं प्रॉब्लम होगा। तो वैसे ही इसी को इसलिए हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव नेचर। द लास्ट प्रॉपर्टी इज क्वालिटी। क्वालिटी क्या हो गया? क्वालिटी इज समथिंग विच डिफरेंशिएट्स साउंड्स, डिफरेंशिएट्स साउंड्स ऑफ सेम पिच एंड एम्पलीट्यूड। ठीक है, सेम पिच एंड एम्पलीट्यूड, इट विल डिफरेंशिएट अ साउंड। ओके, so two sounds with the same frequency and same amplitude can be differentiated using क्वालिटी। अब वो क्वालिटी क्या होता है कि हमको फील होता है कि कैसे ये किससे आवाज आ रहा है, ये किसका आवाज आ रहा है। हम लोग बोलते हैं ना अच्छा गाना गा रहा है, बुरा गाना गा रहा है, दैट इज सॉर्ट ऑफ क्वालिटी। ओके, और क्या बोल सकते हैं हम लोग, जैसे म्यूजिक एंड नॉइज अगर देखा जाए, एक सिंपल सा टॉपिक आ जाएगा म्यूजिक एंड नॉइज। ठीक है, तो म्यूजिक क्या होगा, मान लो म्यूजिक का वेव कुछ इतना सुंदर सा रहता है, हमें पता चलता क्या हो रहा है। और नॉइज क्या है? कुछ भी बना दिया, कुछ भी चिल्ला मिल्ली कर रहा है, दैट इज नॉइज। ओके, दिस इज नॉइज। समझ में आया सबको? ओके, अच्छा एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन दिख रहा है ना? कंपेयर द velocities, wavelength, frequency, ओके एंड लाउडनेस। ठीक है, कंपेयर करो, क्या क्या कंपेयर करना है। पहला है वेलोसिटी, बोथ आर साउंड इन एयर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं हम लोग, वेलोसिटी को कंपेयर करना है। उसके बाद वेवलेंथ कंपेयर करो, वेवलेंथ, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी एंड लास्टली एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बोलो या एक काम कर लो, लाउडनेस।
ये चार। चलो ट्राई करो, 2 मिनट टाइम दे रहे सब आंसर बताना। कंपेयर करना मतलब रेशियो निकालना है। करेक्ट है पहला आंसर। वेवलेंथ क्लोज टू 3। वेलोसिटी सही है, वेवलेंथ सही है। वी आर लेफ्ट विथ फ्रीक्वेंसी एंड लाउडनेस। करो करो। फ्रीक्वेंसी 3:2। ओके, चलो बता दो। तो सबसे पहला सिंस बोल दिया है कि दोनों सेम मीडियम में है। सिंस दोनों सेम मीडियम में है तो वेलोसिटी का तो रेशियो सेम होगा, क्योंकि सेम मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड इज सेम। ठीक है। ओके। अब वेवलेंथ देखो, 2x डिस्टेंस में इसमें कितना वेव्स कंप्लीट हुआ है? 3 वेव्स। और इसमें कितना वेव्स कंप्लीट हुआ है? 2 वेव्स। सो कैन वी से 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा ए इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा बी। सो लैम्डा ए बाई लैम्डा बी क्या आया? 2/3। ओके। लैम्डा ए बाई लैम्डा बी इज 2/3। सो वेवलेंथ का रेशियो इज 2:3। ओके। अब देखो, हम लोग क्या पढ़े? v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। v हमारा कांस्टेंट है। सो कैन वी से f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। सो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इन दोनों का रेशियो उल्टा होगा। सो लैम्डा ए बाय लैम्डा बी क्या है? 2/3। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, दिस विल बी 3/2। जस्ट इसका रेसिप्रोकल। समझ में आया? और क्या बता? लाउडनेस। लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है? लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। So loudness of A by loudness of B will be amplitude of wave A by amplitude of wave B का square. अब what is the amplitude of wave A? देखो 8 and B का है 14। ओके, B का है 14। सो अच्छा युवराज, लग रहा है बुक से छाप के बोला है। बुक में उल्टा दिया हुआ है, तुम दे दिया सीधा आंसर। हम लोग हर चीज, तुम पहला सारा आंसर ए इज टू बी के टर्म्स में दिया, तो लास्ट आंसर बी इज टू ए के टर्म में क्यों दिया? क्योंकि बुक में लास्ट वाला बी इज टू ए के टर्म में दिया। तो बुक से देख के बता रहे तो फायदा क्या हो रहा है? 8 है और नीचे वाले का 14 है। सो दिस इज 8/14 का स्क्वायर। तो दिस इज 4/7 का स्क्वायर।
तो ये आ जाएगा 16:49, लाउडनेस ऑफ ए बाय लाउडनेस ऑफ, समझ में आया? चारों समझ में आया सबको? डोंट कॉपी फ्रॉम द बुक, कोई फायदा नहीं है। बुक में कहीं पे ए बाई बी दिया है, बी बाई ए दिया है, हम लोग तो हमेशा एक जगह एक ही चीज यूज करेंगे, ए बाई बी। ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट वी कम टू रेडियो एक्टिविटी, लास्ट टॉपिक फॉर द सिलेबस। सो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? इट इज, सबसे पहला, न्यूक्लियर फेनोमेना। इट इज सबसे पहले इट इज अ न्यूक्लियर फेनोमेना। ओके, नेक्स्ट क्या होगा? इट मींस क्या होता है? इट इज emission ऑफ अल्फा, बीटा या गामा रेडिएशंस। इट इज emission of alpha, beta or gamma radiations from the nucleus of an atom. Okay, atom during their decay. Okay? अब चलो देख लेते हैं ये तीनों एलिमेंट्स होता क्या है, ये तीनों पार्टिकल्स क्या है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा जब एमिशन होता है, अल्फा एमिशन सबसे पहले देखते हैं। अल्फा एमिशन क्या होता है? इट इज अ doubly ionized helium atom. It is a doubly ionized helium atom. Okay, that is it is He2 plus बोल सकते हैं। सो हीलियम में न्यूक्लियस में क्या होता है? देयर आर टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स, और दो इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हटा दो। सो दिस इज एन अल्फा पार्टिकल, दिस इज एन अल्फा पार्टिकल। ठीक है। सो जब भी हमारा एक एलिमेंट है एक्स मान लो, whenever an element x, ठीक है, एक सेकंड क्या हैंग हो रहा है यार। ए स्टैंड्स फॉर मास नंबर, जेड स्टैंड्स फॉर एटॉमिक नंबर। जब भी हमारा एक एलिमेंट में से अल्फा पार्टिकल निकलेगा, तो कुछ मान लो नया एलिमेंट, नया न्यूक्लियस बना, यहाँ पे हीलियम एटम जाएगा। सो व्हाट इज इसका अगर हम लोग देखते हैं, ए क्या होगा? 4 एंड जेड होगा 2, क्योंकि जेड क्या होता है? जेड इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड ए इज मास नंबर, मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो अल्टीमेटली हमारा क्या होगा? मास नंबर विल ऑलवेज रिड्यूस बाय 4 एंड एटॉमिक नंबर विल ऑलवेज रिड्यूस बाय 2। ओके, समझ में आया? तो ये हमारा इक्वेशन बनता है फॉर एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। दिस इज एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। अगर न्यूक्लियस से दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स हटा दिए, न्यूक्लियस से दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स हटा दिए, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज एन अल्फा पार्टिकल। नेक्स्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं? अगर देखते हैं बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल में क्या होता है? इसका रोल क्या है? वन न्यूट्रॉन gets converted to a one proton plus one electron inside the nucleus। ठीक है। अब सिंस न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन रहना अलाउड नहीं है, तो दिस मूव्स अवे या दिस मूव्स आउट। ओके, सो हो क्या रहा है? हमारा एक न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है टू अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हट जाता है। सो मान लो अगेन एक्स है, दिस इज ए एंड दिस इज जेड। सो व्हाट इज मास नंबर? मास नंबर इज न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन एक से रिड्यूस हुआ, प्रोटॉन्स एक से बढ़ गया, तो मास नंबर तो हमारा चेंज नहीं होता है, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, यहाँ पे सेम ही रह गया। न्यूट्रॉन एक कम हुआ, प्रोटॉन एक बढ़ गया, दैट इज कांस्टेंट।
और क्या बोल सकते हैं, हमारा न्यूट्रॉन कम होने पे एटॉमिक नंबर पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, बट ये जो एक प्रोटॉन है, दिस इंक्रीजेस द एटॉमिक नंबर, इंक्रीजेस जेड। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमेशा जेड प्लस वन प्लस अ बीटा पार्टिकल, प्लस अ बीटा पार्टिकल। समझ में आया सबको ये वाला डब्बा? ये क्लियर है सबको कैसे हो रहा है? हमारा बीटा पार्टिकल में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन एंड विल चेंज टू वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को रहना अलाउड है नहीं न्यूक्लियस के अंदर, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता नहीं है, तो दैट मूव्स आउट। सो अल्टीमेटली क्या हुआ, वन न्यूट्रॉन चेंजिंग टू अ प्रोटॉन एंड अ इलेक्ट्रॉन मूविंग आउट। प्रोटॉन will increase the atomic number, but there will be no change in mass number because न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज सेम। न्यूट्रॉन एक से रिड्यूस हुआ, न्यूट्रॉन एक से रिड्यूस हुआ, प्रोटॉन एक से इंक्रीज हुआ। न्यूट्रॉन एक से रिड्यूस हुआ, प्रोटॉन एक से इंक्रीज हुआ, तो हमारा मास नंबर रिमेन्स कांस्टेंट, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय वन। यहाँ पे क्या हुआ, मास नंबर इज कांस्टेंट, mass number is constant and atomic number increases by one. As neutrons plus protons is constant, और यहाँ पे क्या होता, p increases by one। चलिए क्लियर है सबको? ओके, एंड गामा emission is the easiest one। गामा emission is the easiest one, which is just extra energy। ओके समझो चल से, it is extra energy being released out। okay, it is always extra energy that is being released out। अगर कोई एलिमेंट हमारा एक्साइटेड स्टेट में है, स्टार स्टैंड्स फॉर एक्साइटेड स्टेट, इट विल कम टू अ स्टेबल स्टेट। एक्साइटेड है एंड ये बन जाएगा हमारा स्टेबल स्टेट, ए जेड, यहाँ पे भी ए जेड। ओके, प्लस सम एनर्जी, जो हमारा एक्स्ट्रा एनर्जी है दैट इज गिवन आउट इन फॉर्म ऑफ गामा रेडिएशन। ओके, अच्छा एक पेज नंबर बता रहा हूँ, टेबल ढूंढने दो। पेज नंबर इस मेरे पास जो बुक है उसमें पेज नंबर 290, मेरे पास जो बुक है उसमें पेज नंबर 290, टेबल ऑन पेज 290। क्या है वो, कंपैरिजन ऑफ अल्फा बीटा गामा, कंपैरिजन ऑफ अल्फा बीटा गामा। ओके, ये वाला पक्का से याद कर लेना। ओके, कंपैरिजन ऑफ अल्फा बीटा गामा, ये हमें पक्का से याद करना है। इसमें स्पेशली द लास्ट फोर प्रॉपर्टीज, स्पेशली द लास्ट फोर प्रॉपर्टीज, उसका ऑर्डरिंग, स्पेशली लास्ट फोर प्रॉपर्टीज। ये हमें पक्का से याद करना है। क्यों, क्योंकि इसका हमें ऑर्डरिंग भी दे देगा, इसका हमें अरेंजमेंट, ऑर्डरिंग ये सब भी दे सकता है। अरेंजमेंट बोलो या ऑर्डरिंग करो, ये सब भी हमें दे सकता है। समझ में आया कि कौन सा सबसे ज्यादा, अरे आयनाइजिंग पावर है, किसका सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर है, ये सब चीज हम लोग को पक्का से दे सकता है। क्लियर है? नहीं नहीं, वो सब वैल्यूज कम पूछता है, स्पेसिफिक चार्ज एंड ऑल का वैल्यूज नहीं जानना है हमें, ये जो लास्ट चार प्रॉपर्टीज है उसका पक्का से जानना है, ऑर्डरिंग। ठीक है, यूजर्स एंड ऑल जस्ट रीड कर लेना क्या है, कुछ कभी कभार दे सकता है, नहीं वैल्यूज नहीं याद रखना है, मत रखो। ओके, यूजर्स एंड ऑल पक्का से याद रखना है। ओके,
नेक्स्ट अगर अगला एक्सरसाइज से देखा जाए तो आई विल से जस्ट न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन का डेफिनेशन विद एन एग्जांपल। न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन का डेफिनेशन विद एन एग्जांपल। ओके, तो क्या होता है न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन? अरे यार, न्यूक्लियर फिशन क्या होता है? न्यूक्लियर फिशन, nuclear fission is a process in which a heavy nucleus will split to two light nucleus of the same size. Okay, heavy nuclei splits to two small nuclei. Okay, okay. और न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? ठीक इसका उल्टा। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जस्ट एक सेकेंड, कॉल आ रहा है। हेलो, ओके, ये चीज क्लियर है यहाँ पे? फ्यूजन एंड फ्यूजन का डिफरेंस क्या है? अच्छा, हम लोग के फ्यूजन है क्या? फ्यूजन ये हाँ, जस्ट एक सेकेंड। हम्म, two light nuclei combine to form one heavy nuclei. यही है, समझ में आया फर्क क्या है दोनों का? Okay. अच्छा चलो एक दो सम्स कर लेते हैं इसका। हम्म, हो गया। जैसे मान लो ये x gives alpha, अरे यार, अल्फा x1 गामा h2 x3 बीटा, जस्ट एक सेकंड देखो। क्या हो रहा है इसको? क्या हुआ स्टूडेंट्स, बोलो। अरे यार, जो भी डाउट्स है यहाँ पे बोलो ना, हम देख तो रहे हैं मैसेजेस, व्हाट्सएप भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, कैसे चलेगा सब चीज? बोलो क्या डाउट्स है। वो ये वाला सम ही तो कर रहे हैं जो तुम बोला। भैया हम ये वाला नहीं बोला, वो जो होता है ना जिसमें निकालना होता है कि जैसे लास्ट वैल्यू ये है, अब कितना अल्फा और कितना बीटा पार्टिकल्स यूज हुआ है। हाँ, ठीक है, रुक जाओ, कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, देखो, जैसे अगर अल्फा पार्टिकल निकला है, पहले अगर अल्फा पार्टिकल निकला है तो अल्फा पार्टिकल निकल के ये चार कम हुआ होगा, ऊपर वाला, नीचे वाला दो कम हुआ होगा। एटॉमिक नंबर मस्ट हैव रिड्यूस्ड बाय टू एंड मास नंबर मस्ट हैव रिड्यूस्ड बाय फोर। सो अगर यहाँ से यहाँ माइनस करते हैं, इधर, बताओ, हाँ, इधर से इधर में माइनस करते हैं तो इधर से इधर में वी विल प्लस। तो 206 क्या बनेगा? यहाँ पे 210 और यहाँ पे 86। जब बीटा पार्टिकल निकलता है, ऊपर तो कुछ चेंज आता नहीं है, एंड नीचे इट इंक्रीजेस बाय वन, तो यहाँ से यहाँ में प्लस था, उल्टा में इट विल बी माइनस, दिस विल बी 85।
अब गामा रेडिएशन में तो कुछ चेंजेस है नहीं, तो दिस इज 210 एंड 87। ओके, एंड अगेन इधर से इधर में वी विल डू अ +4, तो दिस विल बिकम 214 एंड नीचे सॉरी 85 रह गया ये, दिस विल बी 85 एंड दिस विल बिकम 87, क्योंकि यहाँ से यहाँ विल डू अ +2, यहाँ +4 एंड यहाँ पे +2। समझ में आया सबको ये वाला रिएक्शन कैसे लिखते हैं? हम लोग जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं वी डू अ माइनस, तो राइट टू लेफ्ट में विल डू द सेम थिंग एज प्लस। लेफ्ट टू राइट में माइनस जब करते हैं तो राइट टू लेफ्ट विल डू अ प्लस। जैसे एक 206 में 4 प्लस करेंगे 210, 84 में 2 प्लस करेंगे तो 86। बीटा में ऊपर कुछ चेंज होता नहीं है, नीचे में यहाँ से यहाँ माइनस होता है, तो यहाँ से यहाँ विल डू अ सॉरी x2 to x3 it is a plus, so x3 to x2 is माइनस। हाँ उल्टा भी दे सकता है, लाइक इसमें कुछ भी दे सकता है, ऐसा ही है। ओके, इसमें कुछ भी दे सकता है, ठीक है। अगर और एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि मान लो हमारा एलिमेंट है यूरेनियम, ले लो 238 और 92, 238 एंड 92, दिस हैज चेंज टू 206 एंड 82। फाइंड हाउ मेनी अल्फा बीटा पार्टिकल्स। चार ही क्यों प्लस किए? क्योंकि अल्फा एमिशन था, अल्फा एमिशन में 4 होता है, बीटा एमिशन में कुछ नहीं होगा ऊपर। अल्फा एमिशन क्या है देख लो, यहाँ पे क्या था 4 एंड 2 था ना, इसीलिए। बीटा एमिशन में नीचे +1 होता है और गामा में कुछ चेंज नहीं होता। ठीक है? अब ये देखो यूरेनियम चेंजिंग टू लेड। सो सबसे पहले मान लो अल्फा पार्टिकल्स हमारा एक्स गया है, बीटा पार्टिकल्स हमारा वाई गया है। सो हमारा चेंज किसमें नहीं आता है? बीटा पार्टिकल्स का मास नंबर में देर इज नो चेंज। सो मान लो 238 हमारा अगर एक्स अल्फा पार्टिकल्स निकलेगा तो क्या होगा -4x, दिस विल बी 206, क्योंकि दिस इज बिकॉज ऑफ इक्वेशन ऑफ मास नंबर। ये हमारा मास नंबर का इक्वेशन है। 238 मास नंबर था, बन गया 206 से एक्स अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ, क्योंकि बीटा पार्टिकल्स की वजह से देयर इज नो चेंज इन मास नंबर। सो 238 minus 206, दिस इज 4x, दिस गिव्स x equals to 8, मतलब देयर आर 8 अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, अब बीटा पार्टिकल एटॉमिक नंबर पे देखते हैं। एटॉमिक नंबर में क्या चेंजेस आएगा? हमारा ओरिजिनली एटॉमिक नंबर था 92, जब भी अल्फा मिशन होता है देयर इज अ रिडक्शन ऑफ 2, तो -2x, और जब भी देयर इज अ बीटा मिशन देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 1, so +y, this is 82, this is because of alpha, this is because of beta। अल्फा में माइनस करते हैं, बीटा में प्लस करते हैं, सो अब क्या आ जाएगा हमारा 92 -16 +y, दिस इज 82, तो 76 +y, दिस इज 82, तो y का वैल्यू 6। फॉर अल्फा एमिशन क्या होता है? फॉर अल्फा एमिशन वी से दैट atomic number reduces by 2, atomic number reduces by 2, and for beta emission atomic number increases by 1। इसीलिए reduces by 2 है तो -2x किए, increases by 1 है इसलिए +1y किए। समझ में आया? ओके, अच्छा नेक्स्ट अगर देखा जाए, एलिमेंट ए है, उसमें 84 प्रोटॉन्स है एंड 128 न्यूट्रॉन्स है। ठीक है,
ए में हमारा अल्फा एमिशन हुआ और बना बीटा, ठीक है। तो बीटा में कितना प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, और बीटा में मान लो हमारा सॉरी, ए में अल्फा एमिशन हुआ बना हमारा बी, और बी में बीटा एमिशन हुआ बना हमारा सी। सो बी में कितना प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो निकालना है, बी और सी में, ठीक है। तो देखो, पहले अल्फा एमिशन में, अल्फा में क्या होता है, प्रोटॉन्स reduces by 2, neutrons also reduces by 2. So B में कितना प्रोटॉन्स होगा, प्रोटॉन्स विल बी 82, न्यूट्रॉन्स विल बी 126, प्रोटॉन्स में इट विल बी 82 एंड न्यूट्रॉन्स में 86, क्योंकि अल्फा एमिशन क्या होता है, दिस इज 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, ये निकल जाता है। सो बीटा में हमारा क्या होगा, सॉरी बी में क्या होगा, 82 प्रोटॉन्स एंड 126 न्यूट्रॉन्स। नहीं जी, ये मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर नहीं है, ये मास नंबर एटॉमिक नंबर नहीं है, इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर इसका मैं एटॉमिक नंबर निकालना होगा तो एटॉमिक इज 84, मास इज 128 प्लस 84, सो 212, ठीक है। सॉरी, बट हमें उससे मतलब नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे हमें क्या पूछा है, कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो प्रोटॉन्स हमारा क्या होगा, रिड्यूसेस बाय 2, न्यूट्रॉन्स ऑल्सो रिड्यूसेस बाय 2, क्लियर है। अब बीटा एमिशन में क्या होता है, बीटा में 1 प्रोटॉन चेंजेस टू 1 न्यूट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो सी में क्या होगा, एक प्रोटॉन हमारा, सॉरी उल्टा लिख दिया, 1 न्यूट्रॉन चेंजेस टू 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब बीटा एमिशन होता है, इन बीटा एमिशन वी कैन से न्यूट्रॉन reduces by 1, neutron reduces by 1 and proton increases by 1। ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन हमें एटॉमिक नंबर मास नंबर के बारे में पूछा है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में पूछा है। यहाँ पे इट इज आस्क्ड अबाउट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो बीटा में हमारा बी से जब सी जाएंगे, सी में क्या होगा, न्यूट्रॉन विल रिड्यूस बाय 1, तो ये यहाँ पे था 126, तो सी में न्यूट्रॉन्स विल बी 125 एंड प्रोटॉन्स क्या होगा, इंक्रीज बाय 1, तो प्रोटॉन्स विल बी 83, प्रोटॉन्स विल बी 83। समझ में आया, क्लियर है। ओके, सी में क्या हो रहा है देखो, जब भी बीटा एमिशन होगा, न्यूट्रॉन विल रिड्यूस बाय 1, प्रोटॉन विल इंक्रीज बाय 1, न्यूट्रॉन विल रिड्यूस बाय 1, प्रोटॉन विल इंक्रीज बाय 1। सो न्यूट्रॉन 126 था तो वो बन जाएगा 125, प्रोटॉन 82 था तो वो बन जाएगा 83, क्योंकि न्यूट्रॉन हमारा बनता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन चेंजेस टू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो न्यूट्रॉन हमारा कम हुआ, प्रोटॉन हमारा बढ़ गया। ओके, ये वाला क्लियर है। अच्छा, लास्ट एक डाउट था इस चैप्टर से, लास्ट क्वेश्चन है ये, 235 म्यू 92 plus 10 neutron. This gives 144 dA. This plus returning dash 36 plus 3 times of 10, ठीक है। तो सिंपल इसका रूल क्या रखेंगे हम लोग, 144 प्लस 137, एक सेकंड रुक जाओ, चेक कर रहे हैं। चलो, सिंपली क्या करना है,
ऊपर वाला इक्वेशन हमें इक्वेट करना है, नीचे वाला इक्वेट करेंगे हम लोग। ठीक है, मान लो यहाँ पर हमारा वैल्यू x है, यहाँ पर हमारा वैल्यू y है। ठीक है, यह x, हाँ उसको तो मास नंबर एटॉमिक नंबर में करके चेंज करके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें क्वेश्चन में फाइनल आंसर फिर वापस तुमको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टर्म्स में लाना पड़ेगा। फाइनल आंसर फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टर्म्स में लाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें आंसर में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स पूछा था, ना कि एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ओके, एंड प्लीज ये भी जान के रखना, ये वाला चीज अल्फा एमिशन में क्या होता है और बीटा एमिशन में क्या होता है, ये दोनों, क्योंकि दिस कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यू एज वेल। ये दोनों डब्बा हमारा एमसीक्यू के लिए भी आ सकता है कि अल्फा एमिशन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या चेंजेस आ सकता है। अपार्ट फ्रॉम मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर का पार्ट, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का पार्ट भी आ सकता है। ओके, सो देख लो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 235 प्लस 1, ऊपर वाला को ऊपर से इक्वेट कर लो, इक्वेशन बना के सबको प्लस करके दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, बस x प्लस 3 करेंगे, क्योंकि 3 टाइम्स ऑफ दिस है, ऊपर तो 3 into 1 आ जाएगा। हमें ये x और y का वैल्यूज निकालना है, तो 236 इक्वल्स टू 147 प्लस x, so this gives x is 236 minus 147, कितना आ रहा है, ओके 89। ठीक है, तो प्रॉब्लम किसी को यहाँ पे, एंड मान लो ये y है, तो क्या आएगा 92 इक्वल्स टू, ये तो जीरो है, y प्लस 36, तो y विल बी 92 minus 36, 36, that's it। ठीक है, तो चलो हमारा फिजिक्स का ऑलमोस्ट सभी कुछ रिवीजन हो चुका है, कुछ लास्ट कुछ दिनों में। विल कीप इट टिल हियर।